सो अकॉर्डिंग टू मी इंडियन स्मार्टफोन मार्केट अपने सबसे वर्स्ट फेज से इस समय गुजर रही है, क्योंकि इससे पहले जब हम स्मार्टफोन्स की प्रॉब्लम को डिस्कस करते थे तो हमारे पॉइंट्स होते थे कि आपको स्मार्टफोन्स में इनोवेशन देखने को नहीं मिल रही है। हम एक सैचुरेशन पॉइंट में पहुंच चुके हैं जहां पे अब कोई भी इनोवेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। या फिर हम डिस्कस करते थे कि हमें अब जो स्मार्टफोन्स पहले सस्ते में देखने को मिलते थे अंडर 20,000, अब उसके लिए हमें 30,000 तक खर्च करने पड़ रहे हैं। या फिर हमारा इशू होता था कि हमें टाइम पे अपने स्मार्टफोन्स में अपडेट देखने को नहीं मिल रहे हैं। बट अब जो इश्यूज अराइज हो रहे हैं स्मार्टफोन्स में वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं, इन एक नॉर्मल यूजर को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। तो इन्हीं सब इशू को हम इस वीडियो में हाईलाइट करेंगे। बट उससे पहले आई थिंक इट्स मोर इम्पॉर्टेंट मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए इंडियन स्मार्टफोन मार्केट से रिलेटेड आपके साथ, ताकि आप भी कनेक्ट कर पाओ जब मैं बैड फेज की बात करूं कि मैं इतना ज़्यादा इमोशनल क्यों हो रहा हूं इसे लेकर, तो आपको भी पता लगेगा कि क्या चल रहा है यहाँ सब। तो सबसे पहले हम इंडियन स्मार्टफोन मार्केट के गुड फेज की बात करते हैं जहाँ पर स्मार्टफोन्स आर टू गुड। सबसे पहले मैंने एनालाइज करना स्टार्ट किया था जब मैं थोड़ा इंटरेस्ट जागा था मुझे, तब था माइक्रोमैक्स का टाइम। तब माइक्रोमैक्स इंडियन स्मार्टफोन मार्केट को लिटरली डोमिनेट कर रहा था। तब उसके बाद हुई Xiaomi की एंट्री, एंड जब मैं सबसे पहला जो Xiaomi का फ़ोन मैंने अपने हाथ में लिया, मतलब यूज़ किया, मेरे दोस्त ने लिया था वो था Xiaomi Redmi 3 एंड दैट फोन वॉज टू गुड। मेटालिक बॉडी, इतना रिजिड फील हो रहा था, 4000 mAh की बैटरी, इतनी ज़्यादा बैटरी, एंड उसके ऊपर MIUI। अभी का MIUI आप सोच रहे होंगे कि बहुत बेकार है, बट उस समय MIUI की अलग ही डोमिनेशन होती थी। एक सस्ता आईफोन के नाम से वो उस समय बिकता था, एंड जो फीचर्स आपको उस समय उसमें देखने को मिलते थे वो आपको नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन में देखने को नहीं मिलते थे। फिर उसके बाद कुछ आइकॉनिक फ़ोन्स रेडमी ने लॉन्च किए, मतलब Xiaomi ने लॉन्च किए, जैसे Redmi 4 जो कि मैंने खुद यूज़ किया है, Redmi 5, व्हाट अ फ़ोन, व्हाट अ हाइप उस फ़ोन ने जो क्रिएट की थी, दैट वाज ऑन अ नेक्स्ट लेवल। उसके बाद Redmi 6 थोड़ा बेकार था, बट उसके बाद आया Redmi 7। आप यकीन नहीं करोगे, अगर आप रिसेंट टाइम से इस मार्केट को फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि 15,000 के आसपास आपको प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलती है फ़ोन्स की। उस समय Redmi Note 7 एंड Redmi Note 7 Pro में आपको गोरिल्ला ग्लास फ्रंट एंड बैक दोनों में देखने को मिलता था। फिर उसके बाद OnePlus भी साइड बाय साइड ग्रो कर रहा था, आइकॉनिक ब्रांड, एंड साथ में एक फ़ोन लॉन्च हुआ जिसका नाम है Poco F1, जो आज भी लोग यूज़ करते हैं। जब मैंने पहली बार वो फ़ोन यूज़ किया तो मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था कि वो इतना सस्ता फ़ोन है। फिर उसके बाद Redmi ने कुछ अपने फ़ोन लॉन्च किए थे, K20 एंड K20 Pro, दे आर टू गुड। मतलब मैं बोलूँगा दैट वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन स्मार्टफोन मार्केट। उसके बाद Realme जैसी कंपनी लॉन्च होती है इंडिया में, Realme 1। जब मैंने पहली बार उसके स्पेसिफिकेशन सुने तब मुझे यकीन नहीं हुआ कि इतने सस्ते में कोई कंपनी कैसे फ़ोन लॉन्च कर सकती है। ऑल्दो उसकी जो बॉडी थी मुझे इतनी पसंद नहीं आई, बट जो फ़ोन था दैट्स टू गुड। तो ये सारे मैं बोलूँगा गोल्डन पीरियड थे। फिर जब ये पीरियड डाउनफॉल कहाँ से स्टार्ट हुआ, जब मैं बोलूँगा जब स्मार्टफोन्स के प्राइसेस थोड़े बढ़ने लग पड़े। जब कोरोना आया तब स्मार्टफोन के प्राइसेस थोड़े इंक्रीज होने लगे। अब 20,000 के नीचे की फ़ोन की तो हाइप भी क्रिएट नहीं करती कंपनीज। जहाँ पर पहले आप देखते थे ना कंपटीशन, Redmi Note 7, Realme अपना फ़ोन लॉन्च कर रही है, इतनी गुच्चम गुच्ची चल रही है 15,000 के रेंज में, अब वो सब कंपनीज ने 30,000 में करना स्टार्ट कर दिया है। वो तो डिफरेंट थिंग है। फिर क्या हुआ, कोरोना आया, कोरोना में प्राइस तो बढ़ गए, बट एक और चीज़ हुई, कोरोना के बाद आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, आपके जो फ़ोन्स के अपडेट हैं वो थोड़े ख़राब होने लग पड़े, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ थे वो घर बैठ के काम कर रहे थे। आप बोल सकते हो घर में इतना एफिशिएंटली वो काम नहीं कर रहे थे। जो अपडेट्स हैं वो इतनी प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हो रही थी। जो हमें जो अपडेट्स मिल रहे थे अपने फ़ोन्स में वो बहुत बेकार मिल रहे थे। चलो कोरोना टाइम का समझ आता है, बट कोरोना टाइम को ख़त्म हुए बहुत टाइम हो गया। अब जो सारे वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे सारे एम्प्लॉयज़ ऑफिस में पहुँच चुके हैं, बट अभी भी जो अपडेट्स हैं वो दिक्कत कर रहे हैं। अब एंटर करते हैं हम इंडियन स्मार्टफोन मार्केट के वर्स्ट फेज में, जो कि अभी चल रहा है। अब जो मैं अपडेट की बात कर रहा था उसी से स्टार्ट करते हैं। अब जब से टेक यूट्यूबर्स बढ़ने लगे हैं तब से स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स को एक दिक्कत वो बहुत दे रहे हैं। इससे पहले वो चीज़ डिस्कस भी नहीं होती थी। वो क्या थी कि हमें फ़ोन में अपडेट टाइम पे क्यों नहीं मिल रहे हैं। आपने 10 साल पहले ये चीज़ नहीं सुनी होगी, एक बार फ़ोन लॉन्च हो गया कौन सा अपडेट, काहे का अपडेट, बट अब बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं टेक यूट्यूबर्स कि भाई अपडेट टाइम पे क्यों नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर बात क्या हुई है, ये एक मेरी खुद की बुनी हुई कहानी है, मतलब आप बोल सकते हो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एक तरह से। अब इन कंपनीज़ को लगा कि भाई ये मानेंगे तो है नहीं, ये अपडेट तो हमसे लेकर रहेंगे, नहीं तो हमारे कंपनी की बुराई करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपडेट ही ख़राब पुश करना स्टार्ट कर दिया। अब ये बात मैं कैसे बोल रहा हूँ, आपने रिसेंट टाइम में देखा होगा ये चीज़ स्टार्ट हुई थी पोको X2 से
कि उसमें अपडेट आया और उसकी मदरबोर्ड फूक गई। एंड मदरबोर्ड के साथ कुछ लोगों के फोन में कैमरे भी काम करना बंद कर गए। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद तो एकदम लाइन लग गई। पोको के फ़ोन में तो ये इशू इतना कॉमन हो गया है कि आजकल आप देखोगे, आप एक बार ट्विटर में जाकर पोको सर्च कर दो, बस आपको इतनी लंबी लिस्ट मिलेगी। हर बंदा कंप्लेन कर रहा है, उनकी कंप्लेन कोई सुनने वाला ही नहीं है। एंड एक चीज़ आप नोटिस करना, ये जो अपडेट होता है ना, जो प्रॉब्लम वाला अपडेट होता है, ये स्मार्टफोन में 1 साल के बाद ही आता है मोस्टली, क्योंकि 1 साल बाद आपके फ़ोन की वारंटी तो ख़त्म हो गई। अब वो कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है, अब खराब होगा तो वो आपसे पैसे चार्ज करेंगे। आप उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करो कि भाई मैंने अपडेट किया और कुछ नहीं किया और ये अपने आप खराब हो गया, तो वो आपकी नहीं सुनेंगे। अगर आपको अपनी बात सुनानी है तो आपको इन्फ्लुएंसर्स को रीच करना पड़ता है, यूट्यूबर्स को बोलना पड़ता है कि भाई हमारी बात रखो कंपनी के आगे, कि भाई हमारी सुन लो, तब जाकर आपकी थोड़ी बहुत कंपनी सुनवाई करती है। तो अभी तक हमने बात करी, जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है इस वर्स्ट फेज में वो दिया है पोको ने। एंड जो सेकंड कंपनी आती है वो है वन प्लस। ये तो कुछ नेक्स्ट लेवल काम कर रही है, इनके स्मार्टफोन ही फट रहे हैं। एंड कंपनी ये मानने को तैयार नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है कि भाई स्मार्टफोन फट रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ब्रांड को बदनाम करने के लिए लोग अपने जेब में फोन को फाड़ रहे हैं। व्हाट अ कमेंडेबल रिप्लाई। एंड वन प्लस की ये चीज बस यहीं तक सीमित नहीं है कि बस फोन फट रहे हैं, उसमें भी अपडेट का इशू है। अपडेट आता है, स्क्रीन में ग्रीन लाइन आने लग पड़ती है, पिंक लाइन आने लग पड़ती है। मतलब इनके इंजीनियर्स एक ढंग से अपडेट भी रोल आउट नहीं कर पा रहे हैं, ढंग से टेस्टिंग नहीं कर पा रहे हैं। टेस्टिंग ये लोगों के फ़ोन पे कर रहे हैं। आपको पता है जब कोई अपडेट आता है आपके फ़ोन पे तो उससे पहले उसका बीटा वर्जन होता है, गामा वर्जन होता है, एंड उससे पहले भी एक वर्जन होता है। मतलब 3-4 वर्जन क्रॉस करके आप तक एक अपडेट आता है। वो भी कंपनी आपको एक सही प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। उसमें भी ये डिस्प्ले ख़राब कर दे रहे हैं, कभी मदरबोर्ड ख़राब कर दे रहे हैं, कभी कैमरा ख़राब हो जा रहा है। अब पता है इस चीज़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ रही है। अब जो ये 2 ब्रांड मैंने नाम लिया आपको, पोको एंड वन प्लस, इसके अलावा भी जो है कंपनीज में इशू आ रहे हैं, बट वो इतना वाइड स्प्रेड नहीं है। कहीं 1 या 2 इशू आ रहे हैं। जैसे नथिंग के फ़ोन में भी एक इशू आया था, आपको सैमसंग के भी 1-2 फ़ोन में इशू देखने को मिल गया होगा। बट जो ये पोको एंड वन प्लस का इशू है ये बहुत ज़्यादा फ़ोन्स में आ रहा है। अब जो ये वन प्लस और पोको के जो फ़ोन्स लेते हैं वो मोस्टली होते हैं स्टूडेंट्स एंड टेक एंथुजियास्ट। इसके अलावा इन कंपनीज के फ़ोन नॉर्मल जनता थोड़ी कम ही लेती है। अब वन प्लस तो लेना लोगों ने स्टार्ट कर दिया, बट जो पोको का फ़ोन है वो ज़्यादातर वही बंदा लेता है जिसे टेक की थोड़ी नॉलेज हो, क्योंकि पोको में आपको स्पेसिफिकेशंस अच्छी देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, इन्हें पता है इनकी टारगेट ऑडियंस स्टूडेंट है। अब आप भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिलेट करोगे और मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ। सपोज मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैंने घर में ज़िद करके एक पोको का फ़ोन लिया क्योंकि मुझे स्पेसिफिकेशन अच्छी देखने को मिली, एंड मैंने अपडेट किया और वो फ़ोन ख़राब हो गया। अब आपको घर वालों को ये समझाना है कि आपकी कोई भी गलती नहीं है इसमें, वो कंपनी के अपडेट के बाद ख़राब हुआ है फ़ोन, एंड आपको पैसे चाहिए वो फ़ोन सही कराने के लिए। आपने फ़ोन लिए बस 1 साल ही हुआ था, इतना जिद करके आपने एक फ़ोन भी लिया और वो भी 1 साल बाद ख़राब हो गया। क्योंकि एक स्टूडेंट काफ़ी मुश्किल से एक स्मार्टफोन लेता है, एंड वो अगर ख़राब हो जाए तो उसको सही कराने के पैसे भी उसके पास नहीं होते। मैं एक मिडिल क्लास स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। अगर आप हाई फाई पैसे हैं तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, आप नया फ़ोन ले लोगे। अब यहाँ पे बहुत लोग एक बात मुझसे ये बोल सकते हैं कि जो ये इशू है, मदरबोर्ड ख़राब हो रहे हैं या डिस्प्ले में लाइन्स आ रही है या फ़ोन फट रहे हैं, ये बहुत ही कम फ़ोन्स में हो रहा है ऐसा, क्योंकि फ़ोन्स लाखों में बनते हैं। एंड जो इशू आ रहा है वो आप बोलोगे 10, 15, 20, 30, 40 फ़ोन में आ रहा है बस। तो अगर हम रेशो देखो तो ये बहुत कम होता है। आपको ये बोलना काफ़ी ज़्यादा आसान है। जब आप अपने पेरेंट्स से ज़िद करके फ़ोन लोगे और आपका जब फ़ोन ख़राब हो जाएगा तब आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो जिसके साथ ये हो रहा है उसके लिए बहुत बड़ी बात है। एंड सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग चीज़ मैंने आपको बताई कि कंपनी ये मानने को ही तैयार नहीं है कि गलती उनकी है। अगर आप देखोगे ट्विटर पे जाना और एक बार डालना कि वन प्लस नॉट ब्लास्ट, और वहाँ पे जो रिप्लाई होंगे कंपनी के, कंपनी सीधा क्लियर कट मना कर देती है। अब रिसेंट टाइम में एक बंदे को थोड़ा रिफंड दिया है वन प्लस ने, वो भी कैसे कैसे दिया होगा वो उसी को पता होगा कि कितने इन्फ्लुएंसर को रीच करना पड़ा होगा उसे कंपनी तक बात पहुंचाने के लिए। फिर आपको पता ही है कैसे कैसे ये कंपनीज बोल देती है भाई यूज़र की गलती है, चार्जर सही नहीं यूज़ कर रहे, एंड द प्रोसेस गोज ऑन। एंड जो पोको के फ़ोन में मदरबोर्ड से रिलेटेड इशू आ रहा है उसके रिलेटेड आपने एक वीडियो देखोगे यूट्यूब पे, टेक बार के चैनल पे उन्होंने इंटरव्यू लिया है जो पोको के हेड है उनका, और उन्होंने डायरेक्टली पूछा है कि जो मदरबोर्ड का इशू है उससे रिलेटेड आप क्या काम कर रहे हो। अब आप पूरी वीडियो जाकर देख सकते हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब मैं बोलूँगा अच्छी बात उन्होंने इंटरव्यू लिया, एंड उस लेवल पे आपको काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आप डायरेक्टली उनसे
ज़्यादा आर्गूमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इतना बड़ा कंपनी का हेड आपके चैनल पे आ रहा है तो आपकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो वो मैं बात समझता हूँ। बट आप अगर कमेंट्स को स्क्रॉल डाउन करोगे उस वीडियो के नीचे तो आप एक चीज़ देखोगे, वहाँ पे करेक्ट लोग लिख रहे हैं, क्योंकि उस इंटरव्यू में आप एक वर्ड बहुत सुनोगे, करेक्ट, जो कि पोको के हेड बोल रहे हैं बार बार। एंड उन्होंने कोई भी, मुझे लगता है, प्रॉपर आंसर मुझे तो नहीं लगा। उन्हें बताना चाहिए था कि वो क्या काम कर रहे हैं, क्यों इतने उनकी लो क्वालिटी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं कि एक अपडेट भी वो मदरबोर्ड झेल नहीं पा रही है। रिप्लेसमेंट की बात उसके बाद आती है, बट आपके प्रोडक्ट्स में ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? पोको X2 से ये दिक्कत आ रही है, उसके बाद भी आपने इतने सारे फ़ोन लॉन्च किए, वो सारी प्रॉब्लम्स और फोन्स में क्यों आ रही हैं? सेम विद OnePlus 7 या 8 में दिक्कत होना स्टार्ट हुई थी डिस्प्ले की, वो डिस्प्ले की दिक्कत आज तक सही क्यों नहीं हो पा रही है? OnePlus 11 लॉन्च हुआ रिसेंटली और OnePlus 8 की दिक्कत तुम अभी तक सही नहीं कर पा रहे हो। दैट्स अ मेन प्रॉब्लम। या तो तुम जानबूझ के कर रहे हो ताकि लोग फ़ोन अपग्रेड कर पाएँ। एंड शायद से पोको या OnePlus ने इस वीडियो को देख लिया तो मुझे ज़िंदगी में कभी उनकी एक रिव्यू यूनिट भी नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं, मैं वैसे भी उन्हें इस हालत में तो किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर मैं किसी को रिकमेंड करूँगा और उसका फ़ोन ख़राब हो गया तो वो तो यही बोलेगा कि भाई तूने बताया था, फ़ोन तो अच्छा था बट ख़राब हो गया। इसलिए नो रिकमेंडेशन। अगर आप OnePlus या पोको का फ़ोन बाय करने की सोच रहे हो तो बिल्कुल भी मत करना, खासकर इस समय तो, जब तक ये कंपनी अपनी इशू सॉल्व नहीं करती। 2-3 जनरेशन की निकल नहीं जाती और 2-3 जनरेशन में इशू नहीं आता, उससे पहले आपको इन कंपनीज के फ़ोन बाय नहीं करने चाहिए, चाहे कितना भी तगड़ा स्पेसिफिकेशन दे दे आपको ये, बट फिर भी आपको ये कंसीडर नहीं करना चाहिए। एंड लास्ट में कूडोज टू ज्ञान थेरेपी एंड टेक्नो रूहेश चैनल। उन्होंने इस मुद्दों पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। अब मैं बना रहा हूँ तो मेरी इतनी रीच नहीं होती, जब बड़ा टेक यूट्यूबर बनाता है ये वीडियोस तो उसकी वीडियो का काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती है। तो कूडोज टू देम। वो अपने जो ब्रांड्स के साथ कनेक्शन है वो उसके बारे में इतना नहीं सोच रहे हैं, वो यूज़र के एक्सपीरियंस के बारे में सोच रहे हैं। तो ह्यूज रिस्पेक्ट टू देम कि वो इस मुद्दे को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हो, आप लोगों में शेयर कर सकते हो, ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वीडियो देखें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिले कि आखिरकार चल क्या रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद।